आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। हम लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें, हमारा जीवन भी उन जैसा बन सके। उनके जीवन की दो घटनाएं मुझे याद हैं। बहुत सी घटनाएं हैं उनके बारे में जब विचार करते हैं। मैं आज दो घटनाओं का आपके सामने जिक्र करूंगा। स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। माता पिता ने उनको बड़ी मुश्किल से पढ़ाया, उन्होंने ग्रेजुएशन किया और ये उम्मीदें थी कि ग्रेजुएट होने के बाद वो सर्विस करेंगे, कुछ धन उपार्जन करेंगे और घर का खर्चा अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन उनको जन्म से ही भगवान के बारे में, गॉड के बारे में जानने की इच्छा थी। जगह जगह वो जाते थे। कहीं से उन्होंने सुना कि रामकृष्ण परमहंस नाम के कोई संत हैं, उनके पास जाइए तो वो आपको कुछ इस बारे में बता सकते हैं। जैसे ही वो रामकृष्ण परमहंस के सामने गए तो रामकृष्ण परमहंस उनको गले लगा लिए। अरे नरेंद्र, तू आ गया। जैसे वो सदियों से, बरसों से, जन्म जन्मांतर से उनको जानते हों। ऐसे संत लोग पिछले जन्मों की बातें जानते ही हैं। चाहे विवेकानंद को उनके साथ संबंध का मालूम ना हो, लेकिन उनको तो मालूम था। उन्होंने उनको गले लगाया और इसके बाद बातें हुई काफी। उन्होंने साक्षात्कार भी कराया। उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने, कि घर में बहुत तंगी है, बहुत कमी है, परेशानी है, पैसे की, रोटी भी 2 टाइम की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती है। तो उन्होंने कहा, अरे चिंता क्यों करते हो, जाओ माँ से मांग लो, जो मांगना है माँ से मांग लो। माँ मीन्स शक्ति। काली की उपासना करते थे। एक फॉर्म उन्होंने बनाई हुई थी, लेकिन इस फॉर्म के पीछे जो वास्तविक शक्ति है उसकी वो उपासना करते थे। शिव और शक्ति देखने में अलग अलग लगती है। मैनिफेस्टेशन जब हो जाता है, शिव अपना कार्य करते हैं, शक्ति अपना कार्य करती है। शक्ति से पूरा ब्रह्मांड रच जाता है और ब्रह्मांड को संचालन करने के लिए वो चेतना, जो शिव की शक्ति है, वो शिव वो काम करते हैं। तो बात एक ही है, शिव और शक्ति। मैनिफेस्टेशन के लिए 2 पोलैरिटीज हैं। जैसे एटॉमिक एनर्जी और बर्फ। एटॉमिक एनर्जी ऑफ वाटर वो सटल है, वो शक्ति का, वो चेतना का काम करेगी, और जो बर्फ है, सॉलिड है, वो मैटर का काम करेगी। तो ऐसे ही शक्ति और शिव देखने में, कार्य करने में अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली एक ही चीज है। एक ही अल्टीमेट रियलिटी की 2 पोलैरिटीज हैं, 2 छोर हैं उसके। तो वो गए माँ के सामने कुछ मांगने के लिए कि अपने घर के जो परेशानियां हैं, दुख दर्द है, धन उपार्जन, ये वो सब कुछ मांग लेंगे। तो उन्होंने जाके क्या मांगा? आप लोगों को यदि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि कोई संत महात्मा आए हुए हैं, या कोई शक्ति आई हुई है, या परमात्मा के संपर्क में कोई संत हैं ऐसे, उनसे जो भी आप मांगोगे मिल जाएगा, या शक्ति हैं, तो क्या मांगेंगे आप? क्यों बेटे? यदि आपको कुछ, जनरली मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी कुछ आप मांगते ही होंगे। देवी के मंदिर में जाते हैं तो वहां से कुछ मांगते हैं। पता लगे कोई संत महात्मा आए हुए हैं जो आशीर्वाद देते हैं, तो उनसे भी कुछ मांगने की प्रेरणा होती होगी, कुछ मांगना चाहते होंगे। क्या मांगते रहे हैं अभी तक? सिद्धांत रूप से तो आप अच्छी बात बता देंगे कि नहीं, हम उनसे ये मांगेंगे, लेकिन सचमुच आपके अंदर की जो दिल में जो भावना है, वो क्या मांगा होगा आपने, या क्या मांगेंगे? क्यों बेटे, आप बताओ। कोई कहे कि कोई एक चीज मांग लो, क्या मांगोगे? तुम बताओ बेटे। हाँ बताओ, क्या मांगोगे? बैठे 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 बताओ। या मांगा है तुमने, कभी मंदिर में गई हो, या किसी शक्ति के पास तुम्हारा संपर्क रहा हो, या हो जाए, तो क्या तुम्हारी मांग? वेरी गुड। किसी को दुख ना पहुंचे, सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें, सबके लिए। क्योंकि सब आनंदित होंगे तो हम भी आनंदित होंगे। बहुत अच्छी बात उन्होंने मांगी। तो स्वामी विवेकानंद ने भी जाके, विचार तो ये था कि कुछ धन संपत्ति मांगेंगे, लेकिन उन्होंने जाकर भी यही मांगा, माँ मुझे ज्ञान दो, विवेक दो, भक्ति दो। ज्ञान, विवेक और भक्ति। क्योंकि ज्ञान और विवेक ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमको सुख और शांति मिल सकती है। यदि अज्ञानता है, जितना भी हमारा दुख है वो अज्ञानता के कारण ही है।
बात एक ही है, आप सुख और शांति मांग लें या ज्ञान और विवेक मांग लें। ज्ञान विवेक है तो सुख और शांति अपना आप मिल जाएगा। सुख और शांति यदि आपने मांग ली है तो बिना विवेक और ज्ञान के वो मिलेगी नहीं, इसलिए वो उसमें इंप्लाइड है, वो चीज मिल ही जाएगी। बिटिया ने अच्छी बात, क्या नाम है तुम्हारे बेटे? जय श्री राम। नाम भूल जाते हैं बार बार, इतने सारे लोग हैं ना, शक्ल सबकी याद रहती है, नाम भूल जाते हैं। तो उन्होंने उनसे यही मांगा, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो। विवेक मीन्स डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी, विजडम, इंफॉर्मेशन नहीं। इंफॉर्मेशन तो हम सबके पास है, हम सब खूब विद्वान हैं, ज्ञानी पंडित हैं सब। जितने भी प्रवचन हो रहे हैं जगह जगह, वो सब विद्वानों के प्रवचन होते हैं, वो सबको सब मालूम है उनको। परमात्मा के बारे में कुछ भी पूछ लो, सब कुछ बता देंगे। परमात्मा कहाँ रहता है, क्या क्या उसके गुण हैं, कैसे हैं, क्या है, सब कुछ बता देंगे। लेकिन वो सब जो है उधार लिया हुआ ज्ञान है। जैसे जनरली हम बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने बैंक से 1 करोड़ रुपया लेकर और अपनी फैक्ट्री बना ली हो, और एसेट्स 1 करोड़ के हों और 1 करोड़ का उसके ऊपर लोन है, तो उसका बैलेंस शीट तो जीरो ही हुई। क्यों राम जी, ठीक है ना? और यदि कोई व्यक्ति ने मेहनत किया है, उससे सिर्फ 10 रुपए अपने कमाए हैं अपने, तो उसके 10 रुपए की ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि उसकी जो बैलेंस शीट में जो डेबिट है वो 10 रुपए तो है ना, कम से कम बैंक बैलेंस में 10 रुपए है। स्वामी विवेकानंद की एक दूसरी घटना मुझे याद आती है, वो बच्चों को अच्छी लगेगी। एक बार ये अमेरिका गए, तो जैसी इनकी ड्रेस आप देख रहे हैं, तो लाल लाल रंग की और ऐसी चोगा सा लंबा सा। तो एक रेस्टोरेंट में जाके वो बैठे, तो कॉलेज के कुछ स्टूडेंट उनको छेड़ने के लिए आए। उन्होंने सोचा कि ये तो कैसी ड्रेस पहन रखी है, अजीब सा चोगा पहना हुआ है, बंदर से लग रहे हैं। तो उन्होंने जाकर उनका मजाक उड़ाने के लिए जिस टेबल पर बैठे थे होटल में, रेस्टोरेंट में, उसी के सामने वाली टेबल पे बैठ गए, उसी टेबल पे सामने बैठ गए। उन्होंने उससे पूछते हैं, स्वामी जी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉन्क एंड मॉन्की? स्वामी जी बंदर और मॉन्क सन्यासी में क्या डिफरेंस है? तो उन्होंने उसी लहजे में जवाब दिया, माय डियर चाइल्ड, दिस टेबल इज द डिफरेंस, दिस साइड इज द मॉन्क, अदर साइड ऑफ द मॉन्की। क्योंकि वो तो मंकी जैसी शरारत कर रहे थे, तो मंकी तो वो हुए, बाहरी चोला पहनने से थोड़ी ना कोई कुछ बन जाता है। तो स्वामी विवेकानंद ऐसे महान मूर्ति थी। रामकृष्ण परमहंस के कांटेक्ट में आए, आप लोगों ने पढ़ा ही है उनके बारे में, कितना उनको ज्ञान विज्ञान था। जब वो ज्ञान और विज्ञान की बात होती थी या विश्वास फेथ की बात होती थी, हम लोग तो अंधविश्वासी हैं ना, बहुत सी बातों को जानते नहीं है, बस ऐसी अंधविश्वास कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी एक बात बहुत ऊंची कही थी। उन्होंने कहा, डू नॉट बिलीव बिकॉज इट्स योर एंसेस्ट्रल बिलीफ, डू नॉट बिलीव बिकॉज यू आर मेड टू बिलीव, डू नॉट बिलीव बिकॉज सम बिलीफ्स हैव बीन थ्रस्टेड अपॉन यू, थिंक इट आउट, रीजन इट आउट, इफ यू थिंक इट इज राइट देन ओनली डू इट। ऐसा विश्वास मत करो कि घर वालों ने, आपके बुजुर्गों ने आपको बता दिया है कि परमात्मा है, ऊपर रहता है, सबका ध्यान रखता है, इसलिए विश्वास मत करो कि आपके ऊपर आपको बता दिया गया है। और इसलिए भी विश्वास मत करो कि आपके ऊपर वो विश्वास थोपा गया है, बल्कि आप उसके बारे में विचार करो, चिंतन मनन करो, गहराई से सोचो, रीजन आउट करो, उसको मतलब उस पर चिंतन मनन करो, जो आप ठीक समझते हैं उसको करो। क्योंकि जो कुछ हम ठीक समझते हैं जब उसको करते हैं तो उसका इफेक्ट अलग होता है। बिना सोचे बिना समझे उसको ऐसे करेंगे तो उसका उतना इफेक्ट नहीं होता। सूर्य को यदि आप जल चढ़ाते हैं सवेरे 6 बजे और आपको पता नहीं है कि क्यों जल चढ़ाते हैं, क्या उसका साइंटिफिक इफेक्ट है, तो आप करते ही चले जाएंगे। थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट होगा लेकिन उतना नहीं होगा। कभी आप डाल देंगे, कभी नहीं डालेंगे। आप लेट उठे 10 बजे तो 10 बजे सूर्य का पर जल चढ़ाएंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, इतनी स्ट्रॉन्ग रेज होती हैं। लेकिन जिस समय सूर्य उदय होते हैं उस समय जो रेड कलर की रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट एंड पावरफुल रेज, वो पानी से टकराकर 7 रंगों में विभाजित होकर इंद्रधनुष की तरह से वो हमारे शरीर में जाती है। उससे इतनी शक्ति और स्फूर्ति, हमको कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। राइजिंग जिस समय सन उदय होते हैं उस समय वो 8 मिनट का पीरियड होता है, जिस समय लाल रंग का गोला दिखाई देता है और रेज यहां तक नहीं आती। वहां से यहां तक आने में जो किरणें हैं 8 मिनट लगते हैं। जब वो रेज आनी शुरू हो गई या उसके बाद वो चमक गए बहुत तेजी से, तब उसके बाद इतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन सूर्य उदय होते समय जो रेज आती हैं, जो पावरफुल कॉस्मिक रेज आती हैं, वो बड़ी पावरफुल होती हैं। तो अब हम लोग आगे अपने सब्जेक्ट पर आते हैं, मेडिटेशन। सवेरे काफी हम लोगों ने बात की, क्योंकि सवेरे टाइम नहीं था, हम लोगों ने 8 बजे क्लोज कर दिया था सेशन। यदि किसी भाई या बहन को सवेरे
जितनी बातें की उसमें कोई क्वेश्चन या कोई क्लैरिफिकेशन हो तो पहले इसको दूर किया जा सकता है, तब आगे बढ़ेंगे। आप निसंकोच बिना किसी झिझक के कोई भी बात यदि समझ में नहीं आई है या कुछ थोड़ा सा कहीं कुछ अटकाव है तो आप कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। हम कोई आंसर नहीं देंगे उसका क्वेश्चन का, लेकिन यहां मिलजुल के उसका आंसर तलाश करने की कोशिश करेंगे। यस, हाँ बोलो ना बेटे, तुमने कल भी एक बैठे बैठे पूछो। आपने जो कहा था ना मानसिक शरीर, 4 शरीर होते हैं। हाँ वेरी गुड। शरीर में अंतर क्या है? वेरी ठीक 7 तरीके लगते हैं। और हमारे पुराने शास्त्रों के हिसाब से तो सूक्ष्म शरीर वर्ड आता है दोनों के लिए। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, 3 शरीरों का रेफरेंस आता है। तो सूक्ष्म शरीर में हमारा भावनात्मक शरीर भी आ जाता है और हमारा मानसिक शरीर भी आ जाता है। कुछ ऋषियों ने दोनों शरीरों को एक ही माना है, उसका नाम सूक्ष्म शरीर रख दिया है। लेकिन जब और गहराई से देखते हैं, तात्विक दृष्टि से, क्लियरोमाइंड पावर से देखते हैं, तो 2 अलग अलग सेंटर हैं, भावना या इमोशंस, फीलिंग्स जिसको कहते हैं, और इच्छा, डिजायर्स, वो एक सेंटर से उठती है। और विचार, थिंकिंग, थॉट्स, इमेजिनेशंस, रीजनिंग, ये एक दूसरे सेंटर से उठती है। तो जो विचार हैं, विचार, इमेजिनेशंस, थिंकिंग, ये हमारे मानसिक शरीर का स्पंदन है। और जो फीलिंग्स, इमोशंस, लेकिन आपस में इतने इंटरलिंक्ड हैं, इतने इंटरडिपेंडेंट हैं कि इनको डिमार्केट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी इच्छा या डिजायर बिना विचार के नहीं होगी। जब हम किसी चीज को देखते हैं, कोई खूबसूरत चीज है या मेटेरियल ऑब्जेक्ट है, कोई मान लिया आपने कार ही देखी कोई बहुत सुंदर, जैसे ही आपने कार देखी, देखने में कोई बुराई नहीं है, आप उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करिए, देखिए, फिर आप उसको टच करके देखते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, सीट पर हाथ लगाया तो बड़ी सॉफ्ट है, और जैसे ही आपका विचार आया कि काश मेरे पास भी ऐसी कार होती, बस वहीं फंस गए। देखने में कोई बुराई नहीं थी, अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी चीज है, लेकिन जैसे ही विचार किया, थॉट आया कि ऐसी चीज मेरे पास भी होती, तो एकदम डिजायर्स जग गई। जब हम कोई चीज देखते हैं तो वहां से वाइब्रेशंस आता है, परसेप्शन होता है, परसेप्शन से हमारे रेटिना में उसकी फिगर बनती है, फिर हमारे एस्ट्रल बॉडी में सेंसेशन होता है। तो वहां तक सब ठीक है, लेकिन सेंसेशन यदि प्लेजेंट और अनप्लेजेंट है वहां तक भी ठीक है, लेकिन जो अनप्लेजेंट सेंसेशन है उससे दूर भागने की इच्छा होती है, जो प्लेजेंट सेंसेशन है उसके नजदीक जाने की जो इच्छा होती है वो विचार के आते ही। और फिर कार सामने नहीं भी है तो मेमोरी, मेंटल बॉडी अपना काम करती है, इमेजिनेशंस जो हमने मेंटल पिक्चर बनाई थी अपने माइंड में, वो गाड़ी हमने देखी थी 3 महीने पहले या 3 दिन पहले या कल देखी थी, अभी नहीं है गाड़ी सामने। कल रसमलाई खाई थी कल शाम को, अब रसमलाई सामने नहीं है, लेकिन फिर भी रसमलाई का वो प्लेट में लगी हुई रसमलाई सामने थॉट लेवल पर आ जाती है, और जैसे ही थॉट लेवल पर आई, थिंकिंग शुरू हुई, इमेजिनेशंस, तैसे ही डिजायर जगी, अरे रसमलाई तो बड़ी टेस्टी, खानी चाहिए। यहां पर नहीं है, कल जब सामने आई थी तब मुंह में पानी आया, जो लार्वा छोड़ना शुरू कर देती है, अपनी जिब्या ग्लैंड्स रस छोड़ना शुरू कर देती है, देखा, देखने से ग्लैंड्स ने रस छोड़ना शुरू किया, यहां पर वो है ही नहीं, फिर भी रस छोड़ना शुरू कर देती है ग्लैंड्स, क्योंकि इमेजिनेशन से आप थॉट लेवल पर उस चीज को बना लेते हो। तो जो थॉट सेंटर है, जहां से विचार उठते हैं, मेंटल बॉडी, मानसिक शरीर, वो बिल्कुल अलग है, डिस्टिंक्ट है, लेकिन आपस में इतने इंटरलिंक्ड हैं कि अलग अलग करना बहुत मुश्किल है। चाय में मिठास भी है, चीनी भी है, उसमें दूध भी है, उसमें पानी भी है, और चाय की पत्ती का एसेंस भी है, चारों चीजें हैं उसके अंदर। दूध के अंदर घी भी है और छाछ भी है, और दूध भी है, पानी भी है, लेकिन दूध के अंदर घी किस तरह से इंटरपेनिट्रेटेड है, इसका एक और उदाहरण दे सकते हैं। पानी के अंदर स्पंज पड़ा हुआ है, स्पंज का टुकड़ा जो रबर होती सोख लेती है पानी, पानी के अंदर स्पंज है, और स्पंज के बीच में भी पानी भरा हुआ है, क्योंकि स्पंज के बीच में जो छेद है उसके अंदर पानी है। स्पंज सॉलिड है, उसके बीच बीच में जहां गैप है वहां पानी घुसा हुआ है, और पानी के एटम्स के बीच में जो गैप है वहां पर ऑक्सीजन घुसी हुई है। तो तीनों इंटरपेनिट्रेटेड हैं, अलग अलग करना बड़ा मुश्किल होता है, पानी और ऑक्सीजन को अलग अलग करना बहुत मुश्किल है। जैसे घी और दूध को अलग अलग देख पाना बहुत मुश्किल है, पर वो है अलग, पानी अलग है और दूध उसमें अलग है।
ऐसे ही मानसिक शरीर और भावनात्मक शरीर दो अलग अलग हैं, पर आपने ठीक कहा कि दोनों एक से ही लगते हैं, एक शरीर के ही लगते हैं, अलग अलग नहीं लगते। लेकिन तत्वज्ञानियों ने नजदीक से देखा है एस्ट्रल विजन से कि वो दोनों अलग अलग सेंटर हैं। एक सेंटर से भावना, इमोशंस, डिजायर्स, फीलिंग्स उठती हैं और दूसरे सेंटर से थॉट्स, थिंकिंग, इमेजिनेशंस, रिकॉर्डिंग। इसका एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, समझ सकते हैं। कई बार आप जैसे मंदिर में जाते हैं या कोई अपने इष्ट के बारे में या परमात्मा के बारे में या किसी संत महात्मा के बारे में कोई भक्ति भावना उठती है, तो कई बार बिना सोचे समझे, बिना विचार के ही आपका जो भावनात्मक शरीर है वो उसमें भाव आना शुरू हो जाता है, फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, इमोशंस, डिवोशन के इमोशंस आने शुरू हो जाते हैं। माइंड में कोई विचार नहीं भी आया फिर भी आपके अंदर वो इंडिपेंडेंटली हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है वो काम करती है। कोई चीज सामने आई तो एकदम से कई बार इमोशनली आदमी हो जाता है, फीलिंग्स उसकी काम करना शुरू कर देती हैं। और जब कोई चीज सामने नहीं भी है तो मेंटली हम उस चीज को प्रोड्यूस कर लेते हैं, वहां पर मेंटल बॉडी साथ देती है। तो विचार और भावना आपस में इतनी इंटरलिंक्ड हैं कि उनको अलग अलग करना बहुत मुश्किल होता है कई बार, इसलिए सूक्ष्म शरीर करके और दोनों को एक साथ मिला दिया, पर ये दोनों अलग अलग हैं। विचार अलग है, थिंकिंग प्रोसेस है, और भावनाएं अलग। चार फैकल्टी हैं हमारी एस्ट्रल बॉडी की: डिजायर्स, फीलिंग्स, इमोशंस एंड पैशंस। ये चार मेन एक्टिविटी हैं हमारी एस्ट्रल बॉडी की, भावनात्मक शरीर की। फिर से रिपीट करते हैं। असेसमेंट तो मेंटल बॉडी से है था। असेसमेंट आप असेस करते हो किसी चीज को, वो तो मेंटल बॉडी की प्री कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते हो, असेसमेंट करते हो, वो तो मेंटल बॉडी का फंक्शन है। एस्ट्रल बॉडी के फंक्शन चार हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं: फीलिंग्स, भावना, इमोशंस, डिजायर्स एंड पैशंस। हाँ, सेंटिमेंट्स इसमें आ जाता है सब। फिर उसकी फर्दर सब डिविजन है, लेकिन मेन इसी की ब्रांच है, सब उसी के सिस्टर कंसर्न है। और जो मेंटल बॉडी है उसके चार मेन फंक्शन है: थिंकिंग, इमेजिनिंग, इमेजिनेशंस, थिंकिंग, इमेजिनिंग, रिकॉर्डिंग भी होता है। अंतर जो कुछ हमने देखा, विचार किया, तो वो रिकॉर्डिंग भी हो जाता है। मेमोरी फैकल्टी जिससे रिकॉर्डिंग है तो मेमोरी है, वो माइंड में है। मेमोरी हमारी मेंटल बॉडी में होती है, मेमोरी एस्ट्रल बॉडी में नहीं होती। मेंटल बॉडी की जो मेमोरी है वो फीड करती है एस्ट्रल बॉडी को, और याद आता है वो चीज, याद आके तब वो डिजायर्स दोबारा रिपीट होती है। प्लेजेंट या अनप्लेजेंट जो सेंसेशन है, जो हमको कोई प्लेजेंट चीज लगी या अनप्लेजेंट लगी, वो मेमोरी में रिकॉर्डेड है। मेंटल बॉडी हमारा जो मेमोरी में है वो उसको याद दिलाती है, और उसमें सेंसेशन और डिजायर्स फिर दोबारा हो जाती है। फिर आदमी इसको रिपीट करता है, रिपीटेशन बहुत करते हैं हम लोग। तो मेंटल बॉडी के चार फंक्शन हुए ना: थिंकिंग, इमेजिनिंग, रिकॉर्डिंग एंड रीजनिंग। मेंटल बॉडी का रीजनिंग भी मेंटल बॉडी का काम है। जो इंट्यूशन है, बुद्धि, उसकी रीजनिंग नहीं है, वो डायरेक्ट परसेप्शन है। जो इंट्यूशन और इंटेलेक्ट में फर्क है। माइन्यूटली जब देखते हैं तब ये फर्क दिखाई देते हैं, वैसे तो यही लगता है। जो रीजनिंग फैकल्टी है उसको हम बुद्धि की फैकल्टी मानते हैं, लेकिन रीजनिंग में ऐसा है तो ऐसा होगा। आम ये पीले रंग का है तो ये पका हुआ होना चाहिए, ये रीजनिंग हुई। लेकिन रीजन कभी धोखा दे जाता है। कई बार हरे रंग का आम भी पका हुआ होता है ना। कई आम का कलर ऐसा होता है जो पीले रंग का है और वो पका हुआ है, लेकिन कई आम हरे रंग के होते हैं और उनकी वो हरे रंग में ही पक जाते हैं। दशहरी आम पीला होता है तो पक जाता है, कई दूसरी वैरायटीज के आम होते हैं। तो जो रीजनिंग है, सिम्टम्स से हम अंदाजा लगाते हैं कि यहां धुआं उठ रहा है तो आग जरूर होगी। ये रीजनिंग है, ये माइंड का इमेजिनेशन है, माइंड का रीजनिंग है। लेकिन जो बुद्धि है, इंट्यूशन जिसको कहते हैं, इंटेलेक्ट जो है, इंटेलेक्ट और इंट्यूशन, ये आप जरा देखिए, इंटेलेक्ट और इंट्यूशन में फर्क है, भेद है। जो इंटेलेक्ट है वो माइंड की या मेंटल बॉडी की रीजनिंग फैकल्टी है, इंटेलेक्ट। और जो इंट्यूशन है, बुद्धि, वो डायरेक्ट परसेप्शन है, वो इंट्यूशनल बॉडी का फंक्शन है, डायरेक्ट परसेप्शन। उसके लिए कोई डाटा नहीं चाहिए। आप यहां बैठे हैं तो एकदम से आपको इंट्यूटिव फ्लैशेज आई कि ऐसा हो गया, बेटे की याद आई, पता लगा कि बेटा डिफिकल्टी में है, कोई इसका लिंक नहीं है। और आपको यहां बैठे बैठे पता लगा कि वो बेटे का ख्याल आ गया, पता लगा बेटा उस समय सीढ़ी चढ़ रहा था
और वहां से आपको ये कई बार टेलीपैथी भी होती है, वो भी टेलीपैथी माइंड का फंक्शन है। टेलीपैथी और इंट्यूशन दो अलग अलग चीजें हैं। टेलीपैथी तो थॉट्स को रिसीव करती है, वो मेंटल बॉडी रिसीव करती है थॉट्स को। जो इंट्यूशनल फैकल्टी है बौद्धिक शरीर का, हमारी जो इंट्यूशनल बॉडी है उसका फंक्शन है, डायरेक्ट परसेप्शन है। उसमें डाटा कलेक्शन नहीं है, उसमें सिम्टम्स नहीं है कि ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, इसलिए ये रिजल्ट ऐसा बन गया। वो डाटा कलेक्शन, हाँ, उसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, प्री कैलकुलेशंस, प्री कंसीव्ड नोशन। लेकिन इंट्यूशन में डायरेक्ट परसेप्शन है, एकदम से आपको आपकी मेंटल बॉडी में या आपके अंतःकरण में वो ज्ञान आ जाता है। अब कैसे आता है वो इंटरनल, क्योंकि दिखने वाली चीज नहीं है, इसलिए उसका एनालिसिस करके तो नहीं बता सकते, लेकिन वो ऐसा होता है, डायरेक्ट परसेप्शन होता है। आत्मा परमात्मा के बारे में या कुछ ऐसी गहरी बातें हैं जिनको मेंटल लेवल पर समझना मुश्किल होता है, माइंड की अपनी लिमिटेशंस हैं। तो ये जो भावनात्मक शरीर है हमारा, ये और मानसिक शरीर दोनों अलग अलग है। ये बेटे क्लियर हुआ ना थोड़ा सा? बिल्कुल अलग अलग है। कई बार तो दिखाई देते हैं अलग अलग, सूक्ष्म है, लेकिन दिखने का मतलब इन आंखों से नहीं देख सकते आप। इन आंखों से तो फिजिकल आई से तो फिजिकल बॉडी देख सकते हैं। एस्ट्रल बॉडी को देखने के लिए एस्ट्रल आइज चाहिए, एस्ट्रल सेंटर चाहिए। मेंटल बॉडी को देखने के लिए मेंटल सेंटर्स चाहिए। और इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल परसेप्शन के लिए स्पिरिचुअल परसेप्शन चाहिए। वो हमारे अलग अलग शरीर हैं, अलग अलग उनकी फैकल्टीज हैं। तो ये हुआ भावनात्मक शरीर और मानसिक शरीर। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। हम चाहते हैं कि जो बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ सुनी सुनाई ना रहे, वो हमारे अंदर तक कन्विक्शन हो जाए, तभी, क्योंकि हम लोग साधना का विषय ले रहे हैं। ये कोई इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेटिव चीजें नहीं है कि सुन लिया, रट लिया, दोहरा दिया, उससे नहीं बात। जैसे मान लिया आपने सत्य को रट लिया कि हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य और अहिंसा, उसको याद करने से नहीं बात बनेगी। उसको सत्य को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, सत्य आचरण करना पड़ेगा। और आचरण में सत्य को लाने के लिए एक जन्म भी कम पड़ जाता है। महात्मा गांधी के बारे में तो आपने वो घटना पढ़ी ही है। कई लोग क्रोध करने की बात करते हैं कि हम जानते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन इस पाठ को याद करना कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, तब आप समझिए कि आपका ये लेसन याद हो गया जब आपको क्रोध आना बंद हो जाए। ठीक है ना? खाली रट लिया उसको कि हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन क्रोध आता है। जब भी वो सिचुएशन आती है तो हमें क्रोध आ जाता है। इसका मतलब हमने उस पाठ को, उस लेसन को याद ही नहीं किया। युधिष्ठिर के बारे में बताया जाता है, जब वो उनके टीचर थे, उनको बता रहे थे, तो द्रोणाचार्य ने उनको कहा क्रोध नहीं करना चाहिए। एक दिन में वो एक लेसन देते थे और दूसरे दिन आके पूछते थे। तो उन्होंने सबसे पूछा, लेसन याद हो गया, सबने हाथ खड़े कर दिए और युधिष्ठिर ने हाथ नीचे रखा। कहते तुम इतनी सी बात याद नहीं हुई? उन्होंने डंडा उठाया और उसको मारना शुरू कर दिया। मारते रहे उसको खूब, लेकिन उनको क्रोध नहीं आया। पहले तो कहते रहे मुझे याद नहीं हुआ। जब उन्होंने देख लिया, टेस्ट हो गया पक्का कि उनको क्रोध नहीं आया, तब उन्होंने कहा अब मुझे लेसन याद हो गया। कहता डंडा खाने के बाद तुमको याद हो? तब उन्होंने बताया कि पहले मेरे को क्रोध आता था, अब आपने इतनी मार खाने के बाद में भी मैं क्रोधित नहीं हुआ, इसका मतलब ये लेसन मुझे याद हो गया। उस तरह से याद करने वाली बात है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, सदाचार, प्रेम, ये सारी चीजें लिविंग बातें हैं। थ्योरेटिकल तो हम सब जानते हैं, जैसे मैंने कल भी कहा था। यहाँ पर कोई आपको ऐसी नई चीज नहीं मिलेगी जो कुछ आपने पढ़ी नहीं है या सुनी नहीं है। हम सब पढ़े और सुने हुए हैं, लेकिन यहाँ का जो एटमोस्फेयर एक इस तरह का चार्ज्ड हो रहा है कि आपको उस तरह का जीवन जीने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। प्रेरणा मिले तो आप करेंगे तो आपका कल्याण, हम सबका कल्याण होगा। हम सब एक ही तो है, अलग तो है ही नहीं। और कोई प्रश्न है तो करिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ बोलिए ना। फंडामेंटल राइट, ठीक। अच्छा ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। देखिए, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, 5 विकार हैं। इनको विकार मानते हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूं, मां को यदि मोह ना हो तो बच्चों को पैदा करे और गटर में फेंक के चलती बने। ये मोह का ही पुट है कि जो उसको सीने से लगा लेती है। मोह नेचुरल है, बड़ा यूजफुल है, ठीक है ना? लेकिन अब वो बच्चा छोटा है, मां का प्यार चाहिए, उसको मोह चाहिए, इसलिए मोह उसके अंदर भर दिया है नेचर ने। ये पॉजिटिव क्वालिटी है, किसी चीज को नेगेटिव नहीं लेना।
पॉजिटिव क्वालिटी है मोह। उसने अपने गले से लगाया हुआ है, उसको आंचल में छिपा रही है, सीने से गर्मी दे रही है, अपने आप ठंडी में मरे लेकिन उसको दे रही है, जब जो भी सब कुछ उसके लिए करने के लिए तैयार है। यदि उसको मोह नहीं होता तो बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल हो जाता। इसलिए मोह का पुट बहुत आवश्यक है। लेकिन अब बच्चा 25 साल का हो गया, अभी वो उसके साथ चिपकी हुई है, वो कहती है हो ये बेटा अब ऑफिस से आया तो सीधा मेरे पास क्यों नहीं आया, ये बहू के पास क्यों चला गया अपने कमरे में, तो दुखी हो रही है। अब ये उस लेवल पे यदि वो मोह करती है तो फंस रही है, दुखी होगी। क्यों बेटे, है ना बहन ये बात? तो मोह की उस समय आवश्यकता थी, अब मोह की आवश्यकता नहीं है। यूटिलिटी एंड फ्यूटिलिटी, ये दोनों चीज को समझना है। उपयोगिता और अनुपयोगिता। जब आप पहले स्टेप पर हैं, नीचे जमीन पर हैं और ऊपर चढ़ना चाहते हैं, तो पहले स्टेप की बहुत उपयोगिता है। फर्स्ट स्टेप के आप परिश्रम करके पहले स्टेप पे चढ़ गए। अब दूसरे स्टेप पे जाने के लिए आपको ये पहला स्टेप छोड़ना पड़ेगा। इसकी यूटिलिटी थी फर्स्ट स्टेप की, अब इसकी फ्यूटिलिटी होगी। अब इसको पहले स्टेप को छोड़ोगे तभी आप दूसरे स्टेप पर पैर उठाओ, क्योंकि पहले पैर उठाना पड़ता है तब आगे जमेगा। आप कहो नहीं ये तो बहुत ही काम की चीज है, इसको मैं कैसे छोड़ूं, तो फंस जाओगे। इसलिए मोह की ये जो भी चीजें हैं एक लेवल पर वो बड़ी यूजफुल है, दूसरे लेवल पर वो